दोस्तों, कल 14 अप्रैल है, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। ये तिथि कई दशकों से दलितों की चेतना का एक पर्व बन गया है। आज के तारीख में पूरे देश में ये संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक बड़े उत्सव के रूप में हमारे सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर 20वीं शताब्दी नेहरू और गांधी की थी तो 21वीं शताब्दी डॉक्टर अंबेडकर की है। और जिस तरह से सत्ता तंत्र के द्वारा दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिक होती जा रही है। और यही कारण है कि चाहे किसानों का आंदोलन हो या मुसलमानों का दिल्ली में आंदोलन हो या दलितों का जगह जगह होने वाला आंदोलन हो, सब जगह बाबा साहब अंबेडकर के चित्र के साथ लोग नज़र आते हैं। लेकिन इतिहास के वे तमाम पन्ने ऐसे हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है। एक लंबे समय से बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी को आमने सामने रखा जाता है, यानी एक दूसरे के विरोधी के रूप में ही प्रचारित किया जाता है। और हालात ये हैं कि पूना पैक्ट को गांधी और अंबेडकर का के उनके संघर्ष का, उनके आमने सामने विरोध का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पूना पैक्ट के जरिए गांधी ने दलितों के गुलामी का एक तरह से रास्ता तय कर दिया था और उन्हें हिंदू बना दिया था। क्या पूना पैक्ट बाबा साहब अंबेडकर की पराजय है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इतिहास के पन्नों को अगर ठीक ढंग से उलट करके देखें तो ये पराजय गांधी की नज़र आती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गोलमेज सम्मेलन के पहले, बल्कि गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता मानने के लिए स्वीकार नहीं थे। और गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी गांधी ने, और वहाँ पर दलितों के पृथक निर्वाचन को खारिज करते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ही दलितों का नेता हूँ, माने देश का नेता हूँ, और इसलिए दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाना चाहिए। इसको खारिज करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के विरोध में सीधे तौर पर बोलते हुए कहा था कि गांधी समूचे भारत के नेता नहीं हैं। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता भी ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, वे दलितों को संवैधानिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देंगे, इसलिए वे ज़रूरी है कि ऐसे पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाएं जहां दलित उम्मीदवार हों और जिन्हें सिर्फ दलित चुने। ये सांप्रदायिक पंचायत मिला भी और दलितों को पृथक निर्वाचन मिला। जब दलितों को पृथक निर्वाचन मिला, उसके बाद पूना की यरवदा जेल में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया और ये कहा कि मैं अपने जीवन में दलितों को हिंदुओं से पृथक नहीं होने दूंगा। और ज़्यादातर किताबों में जो बाबा साहब अंबेडकर पर बेस्ड हैं, वो गांधी के उन शब्दों को चुनती हैं जिसमें गांधी ऐसे लगते हैं कि जैसे दलितों का विरोध कर रहे हैं, और उन शब्दों को छोड़ दिया जाता है जहां गांधी दलितों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हैं। मसलन वो कहते हैं कि मैं दलितों के पृथक निर्वाचन के इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि दलित संगठित नहीं है मुसलमानों और सिखों की तरह। और ये भी ध्यान रखने की बात है, अगर ये कहा जाता है कि गांधी ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का क्यों विरोध नहीं किया, सिखों के पृथक निर्वाचन का क्यों विरोध नहीं किया, तो उसकी वजह गांधी नहीं है। 1909 में जो मार्लेमेंटो सुधार हुआ, उसके जरिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला, और उस समय गांधी अफ्रीका में थे, देश में थे भी नहीं। लेकिन जब दलितों को पृथक निर्वाचन मिला, यानी 1932 में
उस समय गांधी ने उसका विरोध करते हुए कहा कि दलित हर गांव में है और वे मुसलमानों सिखों की तरह संगठित नहीं है, और वहाँ पर जो ब्राह्मणवादी तंत्र है वो बेहद मजबूत है, और अगर पूना सांप्रदायिक पंचायत लागू होता है, यानी दलितों का पृथक निर्वाचन लागू होता है, तो ये जो ब्राह्मणवादी सत्ता तंत्र है वो दलितों के खिलाफ खड़ा होगा, उन पर अन्याय करेगा, उन पर अत्याचार करेगा, और इसलिए ज़रूरी है कि पृथक निर्वाचन न हो। अब इसमें आप चाहें तो गांधी जी के खिलाफ भी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन एक नेक नियति इसमें दिखाई पड़ती है। और उसके बाद जब 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट के पहले जो 4 दिन हैं, अंबेडकर पर बहुत दबाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जगह जगह अंबेडकर के पुतले भी जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अंबेडकर भी गांधी जी के प्रति एक तरह से संवेदनशील हैं और वे नहीं चाहते कि गांधी की जान चली जाए, और इसीलिए वे बेमन से ही सही वो गांधी से जेल में मिलने के लिए जाते हैं, वार्ता करते हैं। और अंबेडकर ने सीधे तौर पर कहा कि अगर मैं पृथक निर्वाचन छोड़ दूं तो दलितों को क्या मिलेगा, हमारे समाज को क्या मिलेगा। गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो सवर्ण हैं वो प्रायश्चित करें, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर हमको एक मौका दे दीजिए, क्योंकि जो हमारे पुरखों ने किया है, उन पुरखों ने जो जिस अपराध को किया है उसके प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए, और किसी किस्म का समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर ने शर्त रखी कि अगर सांप्रदायिक जो पंचायत है या पृथक निर्वाचन है, इसको अगर छोड़ा जाए तो उसके बदले दलितों को हर स्तर पर आरक्षण मिलना चाहिए, यानी शिक्षण संस्थानों में दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में भी दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। गांधी ने इसको स्वीकार किया, और गांधी ने जो पृथक निर्वाचन में 71 सीटें मिलनी थी दलितों को, उनको बढ़ा करके 148 पर अपनी स्वीकृति दी। माने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रांतीय विधानसभाओं में 2 गुने से ज़्यादा सीटों पर राजी हुए गांधी जी, और उन्होंने कहा कि नहीं, दलितों की इतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यहीं इसी पूना पैक्ट में गांधी ने सिग्नेचर नहीं किया, बल्कि जो सवर्ण हिंदू प्रतिनिधि थे, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, उनसे सिग्नेचर कराया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिग्नेचर किया। गांधी ने यहीं पर कहा कि ये जो लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, माने सवर्ण प्रतिनिधि, उनके भीतर हृदय परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, और दलितों के उत्थान के लिए स्वयं काम करना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर उन सवर्ण प्रतिनिधियों को चुनौती भी दी, और उन्होंने कहा कि अगर सवर्ण नहीं सुधरते हैं तो वो 1 साल के बाद उनके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने 1 साल के बाद वो अनशन भी किया, लेकिन गांधी जी की जान बचाने के लिए जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर 1 साल पहले उनसे मिलने के लिए गए थे, उनकी चिंता थी अंबेडकर को, और अंबेडकर ने उनकी जान भी बचाई, लेकिन सवर्ण प्रतिनिधि गांधी जी के पास नहीं गए और उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी को ऐसा लगा कि शायद अभी सवर्ण उस तरह से सुधरने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अनशन तोड़ दिया, और उसके बाद गांधी के भीतर एक बड़ा बदलाव हुआ, और वे अंबेडकर के विचारों से प्रभावित आगे जान पड़ते हैं, जहां वो ये कहते हैं, 1946 में उनका एक लेख है यंग इंडिया का, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरा अगर वश चले तो मैं सवर्ण लड़कियों से ये कहूँगा कि वो चरित्रवान दलित लड़कों से शादियाँ करें। गांधी ने अपने अंतिम समय पर, माने अंतिम दौर में, ये संकल्प किया था कि वो उसी शादी में शरीक करेंगे जिसमें लड़की ब्राह्मण और लड़का दलित होगा। गांधी जब इन संकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर अंबेडकर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहता हूँ कि गांधी के खिलाफ अंबेडकर नहीं है,
बल्कि वो एक समानांतर बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस सामाजिक और आर्थिक आज़ादी की बात अंबेडकर कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गांधी वर्सेस अंबेडकर जिस तरह से इस देश में राजनीतिक विमर्श या सांस्कृतिक विमर्श चला है, उसने इस देश का बहुत नुकसान किया है। गांधी और अंबेडकर में कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। और बाबा साहब अंबेडकर दलितों के, महिलाओं के, श्रमिकों के, अल्पसंख्यकों के बड़े हितैषी के रूप में सामने आते हैं। गांधी पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में वो लगातार संघर्ष करते हैं और राजनीतिक आज़ादी के लिए प्रयासरत हैं। इसके बरक्स बाबा साहब अंबेडकर पहले सामाजिक आज़ादी की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं, ये दूसरे को काटती नहीं हैं। और जाति उन्मूलन के सवाल पर या जातिगत भेदभाव और शोषण से मुक्ति के सवाल पर गांधी और अंबेडकर एक दूसरे के पूरक लगते हैं। और इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि अंबेडकर अगर दलितों के भीतर चेतना पैदा कर रहे थे, क्योंकि जो सदियों का हीनता बोध था वो भी एक गुलामी का कारण था दलितों के, तो बाबा साहब अंबेडकर अपने संघर्षों के जरिए, अपने विचारों के जरिए दलितों में एक चेतना पैदा कर रहे थे। तो दूसरी तरफ गांधी अपने कर्मों के जरिए, अपने कामों के जरिए, अपने लेखों के जरिए, अपने विचारों के जरिए सवर्णों का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। उनके भीतर वो अपराध बोध पैदा करना चाहते थे, पश्चाताप पैदा करना चाहते थे जो उनके पुरखों ने किया था। तो इसलिए मैं दोनों विचारकों को, दोनों महान व्यक्तित्वों को पूरक के रूप में देखता हूँ कि जो जातिगत भेदभाव है और दलितों के उत्थान का सवाल है, दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और पूना पैक्ट में एक तरह से अंबेडकर की पराजय नहीं है, बल्कि ये गांधी की पराजय है। हालांकि मैं इसे बहुत क्रिएटिव ढंग से कह रहा हूँ। गांधी की पराजय का मतलब है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी स्वीकार नहीं करते हैं अंबेडकर को दलित नेता के रूप में, लेकिन पूना पैक्ट में खुद बुला करके अंबेडकर से सिग्नेचर करवाते हैं। और इस बात को वो मानते ही नहीं है, बल्कि पूरे देश को दिखाते हैं कि अंबेडकर ही दलितों के असली प्रतिनिधि हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये गांधी की पराजय है। और खुद बाबा साहब अंबेडकर ने पूना पैक्ट को आगे चल कर के ठीक माना है। मधु लिमये ने बाबा साहब अंबेडकर के उन कथनों को उद्धृत किया है जिसमें से खुद बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, बल्कि 25 सितंबर 1932 को बम्बई में एक हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि यदि मैं यह कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से धर्म संकट में मैं पड़ा रहा हूँ, इस प्रकार के धर्म संकट में कोई दूसरा आदमी नहीं पड़ा रहा होगा। मैं असाधारण कठिन परिस्थिति में से गुजरा हूँ। माने पूना पैक्ट के पहले की जो परिस्थिति है अंबेडकर और गांधी के बीच की, मुझे दो बातों में से एक का चुनाव करना था। एक तरफ भारत के महानतम व्यक्ति के जीवन को बचाने की समस्या थी, दूसरी ओर अपनी अल्प सामर्थ्य के अनुसार जिस वर्ग के हितों और स्वार्थों के संरक्षण का मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अवसर से प्रयास करता रहा हूँ, उसके हितों और स्वार्थों के संरक्षण का सवाल था। मुझे यह कहते प्रसन्नता हो रही है कि हम सबके सहयोग से एक ऐसा हल निकल सका है कि महात्मा गांधी के प्राण भी बच गए और भविष्य के लिए दलित वर्ग के स्वार्थों तथा हितों को भी संरक्षण मिल गया। मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रकरण में इस हल का बहुत सारा श्रेय स्वयं महात्मा गांधी को है। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं उनसे मिला और मैंने पाया कि हम दोनों की मान्यताओं में कितनी बातें समान हैं। लेकिन इसी में बाबा साहब अंबेडकर को एक मलाल भी है कि महात्मा जी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय भी यही रुख क्यों नहीं अपनाया। अगर बाबा साहब अंबेडकर को उस समय दलित प्रतिनिधि के रूप में, दलित नेता के रूप में गांधी जी ने स्वीकार कर लिया होता तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। ये खुद बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह से गांधी का हृदय परिवर्तन है, अगर मैं इसको पराजय न कहूँ, क्योंकि खुद पूना पैक्ट के बाद जो गांधी ने कहा उसको भी मुद्रित कर देता हूँ।
हिंदुओं को उनके सदियों के पाप का दंड देने के लिए अंबेडकर अपनी बात पर अड़े रह सकते थे। माने जब गांधी अनशन कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मुझे उनसे कोई शिकायत न होती और मेरी मृत्यु हिंदुओं द्वारा दलितों की अगणित पीढ़ियों पर किए गए अत्याचारों की मामूली सी कीमत ही होती। लेकिन उन्होंने उदारता का रवैया अपनाया और क्षमा का अनुसरण किया, जिसका सभी धर्मों में प्रावधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि सवर्ण हिंदू अपने को इस क्षमा के पात्र सिद्ध करेंगे और समझौता का अपने तमाम निहित स्वार्थों के साथ शब्दशः और भावना का पालन करेंगे। ये गांधी के शब्द हैं। अब आप इसे हृदय परिवर्तन कहें, गांधी की पराजय कहें, या गांधी का दलितों के प्रति और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति वो भाव कहें जिसमें सम्मान है, जिसमें उनके स्वाभिमान की रक्षा है। तो ये जो पूरे देश में एक लंबे समय तक गांधी वर्सेस अम्बेडकर जो पूरा आंदोलन, या ये बहुत कर्कश स्तर पर चला, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, बल्कि गांधी और अम्बेडकर एक ही उद्देश्य के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। हाँ, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों के चिंतन अलग अलग हैं, लेकिन जय और पराजय की कोई बात नहीं। मैंने तो यूं ही इसको क्रिएटिव पराजय के रूप में देखने की कोशिश की है कि पूना पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर की पराजय नहीं, बल्कि बाबा साहब को दलित नेता स्वीकार करने में गांधी की पराजय की झलक मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। और पुनः बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उनके जीवन, उनके विचारों, उनके चिंतन को स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम।